हेलो बच्चों, कल के लेक्चर में आप लोगों ने इक्विपोटेंशियल सरफेस को पढ़ा, समविभव पृष्ठ को पढ़ा और विभव प्रवणता तथा विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध को पढ़ा और उससे रिलेटेड आप लोगों ने एक या दो न्यूमेरिकल किए। उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी और पोटेंशियल से रिलेटेड एक दो न्यूमेरिकल आप लोगों को और बताते हैं। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक में आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो इस न्यूमेरिकल के लिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक न्यूमेरिकल हमने लिख रखा है, किसी बिंदु पर विभव v बराबर 10x² + 5y² - 3z² द्वारा व्यक्त किया जाता है। इस बिंदु -1, 2, 3 पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। कल हमने आप लोगों को बिल्कुल सेम इसी टाइप का एक न्यूमेरिकल कराया था। इस न्यूमेरिकल और उस न्यूमेरिकल में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि उस न्यूमेरिकल में केवल एक ही वेरिएबल था x। वहां पर जो पोटेंशियल था वो केवल x के टर्म में था। इससे काफी इजी था वो न्यूमेरिकल। लेकिन ये जो हमारा क्वेश्चन है, इसमें पोटेंशियल x, y एंड z तीनों वेरिएबल के टर्म में है। मतलब जो यहाँ पोटेंशियल है वो x, y, z तीनों का फंक्शन है। तो अब इसके लिए हम स्टार्ट करते हैं। मेथड बिल्कुल सेम आपका वही रहेगा जो कल वाले में कराया था। तो चलिए यहाँ पर इसका सॉल्यूशन भी बताते हैं। ये पोटेंशियल हमें दे रखा है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप लोगों को पता है, E बराबर ये होता है -I del V अपॉन del x -J del V अपॉन del y और -K del V अपॉन del z। ये फार्मूला वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आप लोग जानते हैं, ये होता है। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि हमें del v अपॉन del x निकालना पड़ेगा, del v अपॉन del y निकालना पड़ेगा और del v अपॉन del z निकालना पड़ेगा। कल वाले उस न्यूमेरिकल में केवल आपको del v अपॉन del x निकालना पड़ा था, क्योंकि वहां पर पोटेंशियल केवल और केवल x का फंक्शन था। यहाँ पर पोटेंशियल x, y, z तीनों का फंक्शन है, तो यहाँ पर आपको इन तीनों की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। चलिए del v अपॉन del x निकालते हैं। del v अपॉन del x जब हम निकालेंगे तो x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशियल करेंगे और यहाँ हम जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करते हैं उसको छोड़कर इसमें जो भी आता है वो पूरा कांस्टेंट लिया जाता है। यहाँ पर हम del v अपॉन del x निकाल रहे हैं, जो डिफरेंशियल है वो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। इसका मतलब y और z कांस्टेंट रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए 10x² का पहले डिफरेंशियल करेंगे। 10 ऐसा ही रहेगा, बताया था आप लोगों के लिए, जब नंबर किसी वेरिएबल के साथ होता है तो बिल्कुल सेफ रहता है। तो यहाँ पर जो 10 है वो वेरिएबल x² के साथ में है, इसीलिए सेफ रहेगा। और x² का डिफरेंशियल क्या होगा, क्या बताया था, जो पावर होती है डिफरेंशियल में वो तो गुणा में आ जाती है और ऊपर से पावर में एक कम हो जाता है, x की पावर 2 - 1 प्लस 5y² का डिफरेंशियल 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको बताया था कि x को हम वेरिएबल लेकर चलेंगे, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर रहे हैं और ऐसी कंडीशन में y और z कांस्टेंट होगा। ऐसे 3z² का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, 0। तो ये डिफरेंशियल हो गया 10 × 20x। ये del v अपॉन del x आ गया। सेम ऐसे ही आप एक बार इसका y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करके del v अपॉन del y निकालेंगे। तो देखिए del v अपॉन del y कितना हो जाएगा, del v अपॉन del y हो जाएगा आपका। यहाँ इसका y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे तो x² ये टर्म कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करते हैं केवल उसी को हम वेरिएबल लेते हैं, बाकी सभी के लिए कांस्टेंट ले लिया जाता है। तो यहाँ पर इस बार y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर रहे हैं, इसीलिए ये वाला y² तो वेरिएबल होगा, बाकी ये और ये कांस्टेंट रहेगा। तो 10x² का डिफरेंशियल 0 हो जाएगा।
5y² का करेंगे तो 5 तो कांस्टेंट ऐसा ही रहेगा, और y² का जब डिफरेंशियल करेंगे तो जो पावर होती है वो गुणा में आ जाती है और ऊपर से पावर में 1 कम हो जाता है, और 3z² का डिफरेंशियल 0। तो ये हो गया आपका 5 और 2 10, इधर हो जाएगा 10y। तो del v अपॉन del y की वैल्यू आ गई 10y। सेम ऐसे ही हम निकालेंगे del v अपॉन del z। तो देखिए del v अपॉन del z निकालेंगे, इसका मतलब हम डिफरेंशियल इसका z के रिस्पेक्ट में करना है। जब z के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x केवल z वेरिएबल होगा, x और y कांस्टेंट की तरह काम करेंगे। इसका मतलब इसका डिफरेंशियल 0 हो जाएगा क्योंकि ये पूरा टर्म कांस्टेंट हो जाएगा, इसका डिफरेंशियल 0 हो जाएगा क्योंकि ये भी पूरा कांस्टेंट हो जाएगा, और 3z² का करेंगे तो -3 ऐसा ही रहेगा, और z² का जब हम करेंगे तो जो पावर है वो तो गुणा में आ जाएगी और ऊपर से पावर में 1 कम हो जाएगा। तो ये आ गया -6z। तो del v अपॉन del z की जो वैल्यू आ गई वो -6z आ गई। del v अपॉन del x आ गया, del v अपॉन del y आ गया, और del v अपॉन del z आ गया। ये तीनों वैल्यू आप उठा के रख देंगे यहाँ पर। जब यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो अतः वेक्टर E बराबर कितना हो जाएगा -i। del v अपॉन del x कितना है 20x, तो ये हो जाएगा माइनस का, ये हो गया 20x माइनस ऐसे j, और del v अपॉन del y कितना है 10y, तो इनटू में लगा दीजिए 10y, और ऐसे ही यहाँ पर del v अपॉन del z कितना है -6z, तो माइनस के ऐसा ही रहेगा, और इधर आ जाएगा माइनस का 6z। चलिए इसके लिए अब आगे सॉल्व करते हैं। माइनस का 20xi हो जाएगा, माइनस का 10yj हो जाएगा, और माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 6zk हो जाएगा। ये वेक्टर E आ गया आपका। लेकिन हमें जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है वो -1, 2, 3 पर बतानी है, यानी x की जगह पर -1, y की जगह पर 2 और z की जगह पर हम इसमें 3 लगा देंगे। तो चलिए इसे अतः यहाँ पर हम लिख देंगे -1, 2, 3 पर। देख लीजिए वेक्टर ये कितना हो जाएगा -20 इंटू x की जगह -1 आ जाएगा, i ऐसा ही रहेगा, और माइनस का 10 y की जगह पर 2 आ जाएगा, j ऐसा ही रहेगा, और प्लस का 6 और z की जगह पर 3 आ जाएगा, और k आपका ऐसा ही है। तो ये हो गया माइनस और माइनस की गुणा प्लस 20i माइनस 20j और प्लस का 80k। ठीक है, ये 20i हो गया, ये माइनस का 20j हो गया, और प्लस का 6 और 3 की गुणा करेंगे 18k हो गया। ये तो वेक्टर E आ गया। चाहे तो आप लोग यहाँ भी छोड़ सकते हैं, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी, इसका परिमाण और निकाल लीजिए। अतः E बराबर, किसी भी वेक्टर का परिमाण कैसे निकालते हैं बताया था आप लोगों को, I के गुणांक का स्क्वायर करते हैं, प्लस J के गुणांक का स्क्वायर करते हैं, प्लस K के गुणांक का स्क्वायर करते हैं, और तीनों को जोड़कर उनका वर्गमूल ले लेते हैं। तो यहाँ पर I का गुणांक है 20, तो 20 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस J का गुणांक है -20 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस K का गुणांक है 18, तो 18 का स्क्वायर कर दीजिए, और तीनों को जोड़कर उनका स्क्वायर रूट ले लीजिए, उनका वर्गमूल ले लीजिए। अब देखिए 20 का जो स्क्वायर होगा वो होगा 400, प्लस -20 का स्क्वायर भी 400 हो जाएगा, और 18 का वर्ग कितना होता है 18, और 18 की गुणा 324 होती है, तो 18 का जो वर्ग है वो आपका 324 हो जाएगा। इन्हें तीनों को जोड़ लो, 4 और 4 या 800 हो गए, 8 फिर 1124, कितना आ जाएगा 1124 का अंडर रूट। अगर इनका इजीली वर्गमूल निकल सकता है तो निकाल दीजिए, नहीं निकल सकता है तो इजीली, अगर नहीं निकल सकता पॉइंट्स में आता है तो आप इसे इतना छोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
यूनिट इसका वोल्ट पर मीटर, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है वो वोल्ट पर मीटर या न्यूटन प्रति कूलाम होता है। तो ये वोल्ट पर मीटर या मीटर पर कूलाम है, इसे बिल्कुल यहीं पे छोड़ दीजिए, ये आपका आंसर। क्लियर हो गया। इसी टाइप के न्यूमेरिकल्स और भी आप लोग बुक से करिएगा, हमने 2 न्यूमेरिकल आप लोगों को करा दिए हैं। इन सारे न्यूमेरिकल का तरीका एक ही है, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये होती है। इस फार्मूले से आपको पता चल रहा है कि आपको जो भी फंक्शन दे रखा है, जो भी पोटेंशियल दे रखा है, जो बी का मान दे रखा है, उससे आपको डेल बी अपॉन डेल एक्स, डेल बी अपॉन डेल वाई और डेल बी अपॉन डेल जेड निकालना पड़ेगा। वो तीनों वैल्यू यहाँ रखनी पड़ेंगी और इसके बाद इस तरीके से इसके लिए सॉल्व कर लेंगे। तो ये न्यूमेरिकल आप लोगों का सॉल्व हो गया, काफी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इसके लिए आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ के करना है। ठीक है, फिर हम इसमें अब आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अगला जो हमारा टॉपिक है वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव में संबंध। ठीक है, आप लोगों ने अभी जो पढ़ा था वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध था और उससे रिलेटेड आपने 2 न्यूमेरिकल भी किए थे। अब हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव में संबंध के लिए पढ़ेंगे। तो टॉपिक है हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव में संबंध। चलिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव में संबंध। रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। या पोटेंशियल एक ही बात है। अगर हम यहाँ पोटेंशियल की बात करें तो आप समझ जाइए इस चैप्टर में पोटेंशियल का मतलब है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बीच में हमें संबंध निकालना है। आप लोगों ने कल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध पढ़ा था। आपको ध्यान होगा E = माइनस dV अपॉन dx। dV अपॉन dx या dV अपॉन dr एक ही बात है। वहां हमने dx दूरी ली थी, यहाँ पर dr दूरी ली है। यहाँ से अगर हम dV की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस E dr होगा। dV की जो आपकी वैल्यू होगी वो माइनस E dr, ये E डॉट dr आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, E डॉट dr भी लिख सकते हैं। जब आप b निकालेंगे तो जैसे ही यहाँ से d का मतलब है डिफरेंशियल से है, जैसे इधर से डिफरेंशियल हटेगा वैसे ही बराबर में इंटीग्रेशन हो जाएगा। मतलब E डॉट dr का हो जाएगा इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन में भी जो आपको लिमिट लेनी पड़ेगी वो अनंत से लेकर r तक लेनी पड़ेगी। अनंत से r तक इसलिए लेनी पड़ेगी क्योंकि आपने पढ़ लिया है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में किसी पॉइंट चार्ज के लिए, किसी परीक्षण आवेश के लिए अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है, तो वहां जो हम चार्ज को लाते थे वो अनंत से लाते थे, इसीलिए लोअर लिमिट अनंत है। और वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाते तो उस बिंदु की दूरी हमने r मान ली, तो अनंत से r लिमिट लेकर इसका इंटीग्रेशन करेंगे। यहाँ माइनस पहले से चल रहा है इसीलिए माइनस हम यहाँ भी लगा देंगे। आप इसके लिए डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव में रिलेशन होता है ये वाला। आप इस फार्मूले को डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये ऊपर वाला ना करके आप इसके लिए डायरेक्ट लिख दीजिए। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव में रिलेशन, बस केवल इसका यूज होता है न्यूमेरिकल वगैरह में, इसलिए हमने आप लोगों को ये फार्मूला लिखाया है। बाकी ये एग्जाम में थोड़ा कम पूछा जाता है। अब हम इस फार्मूले से रिलेटेड आपको एक न्यूमेरिकल कराते हैं। केवल आपको ध्यान से क्वेश्चन को सुनना है। सवाल हमारा ये है कि वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है, ध्यान दीजिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E बराबर, सवाल है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E बराबर
1/x² यूनिट वेक्टर आई, वेक्टर ई बराबर 1/x² यूनिट वेक्टर आई द्वारा व्यक्त की जाती है। तो ज्ञात कीजिए ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/x² वेक्टर आई द्वारा व्यक्त की जाती है। तो ज्ञात कीजिए, सबसे पहले आपको नंबर 1 बताना है वैद्युत क्षेत्र की दिशा। पहले पॉइंट में बताना है वैद्युत क्षेत्र की दिशा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा। ये न्यूमेरिकल आपको लिखा हुआ मिलेगा, जो हम आपको पीडीएफ देंगे उस पीडीएफ में न्यूमेरिकल आपको लिखा हुआ मिलेगा, केवल आपको सॉल्यूशन इसका समझना है। एक तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा बतानी, सेकंड नंबर पे आपको बताना है कि वैद्युत क्षेत्र एक समान होगा या फिर असमान या परिवर्ती होगा। वैद्युत क्षेत्र एक समान होगा, ई जो है वो एक समान होगा या असमान होगा, ये हमें बताना है। थर्ड नंबर हमें पोटेंशियल की वैल्यू बतानी है। थर्ड नंबर में विभव बताना है x बराबर 2 पर। x बराबर 2 पर क्या बताना है? विभव बताना। एक बार आप क्वेश्चन को फिर से समझ लीजिए। किसी स्थान पर वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E बराबर 1/x² यूनिट वेक्टर I द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो ज्ञात कीजिए नंबर 1 वैद्युत क्षेत्र की दिशा, नंबर 2 हमें ये बताना है कि वैद्युत क्षेत्र एक समान होगा या असमान होगा। थर्ड नंबर हमें x बराबर 2 पर विभव का मान बताना है। इन 3 क्वेश्चन के आपको आंसर देने हैं, जबकि E की वैल्यू दिए है। चलिए तो इसके लिए हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, फर्स्ट नंबर का आंसर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन में फर्स्ट देखिए, आप लोगों को पता है कि x अक्ष के अनुदेश यूनिट वेक्टर I होता है, y के अनुदेश यूनिट वेक्टर j होता है और z अक्ष के अनुदेश यूनिट वेक्टर k होता है, इकाई सदिश k होता है, कैप k। ऐसा आप लोगों ने 11th में वेक्टर वाले चैप्टर में पढ़ा था। अगर किसी वेक्टर में I लगा हुआ है तो समझ जाइए कि उस वेक्टर की जो दिशा है वो x अक्ष के अनुदिश होगी, क्योंकि I हमेशा x अक्ष के अनुदिश इकाई सदिश होता है। अगर किसी वेक्टर में j लगा हुआ है तो समझ जाइए कि उस वेक्टर की दिशा y अक्ष के अनुदिश होगी। अगर किसी वेक्टर में k लगा हुआ है, यूनिट वेक्टर k लगा हुआ है, तो आप समझ जाइए उस वेक्टर की दिशा z अक्ष के अनुदिश होगी। अब आप इसके लिए देखिए, यहाँ वेक्टर E बराबर 1/x² यूनिट वेक्टर I, इसका मतलब यहाँ पर वेक्टर E में I लगा हुआ है, इसका मतलब जो E की दिशा होगी वो x अक्ष के अनुदिश होगी, और वो भी x अक्ष की धन दिशा में होगी, क्योंकि यहाँ पर कहीं भी माइनस नहीं लगा है। अगर यहीं आगे माइनस लगा होता तो होती तो x अक्ष में ही, लेकिन वो x अक्ष की ऋण दिशा में हो जाती, नेगेटिव डायरेक्शन में हो जाती। ठीक है, तो यहां से हमें क्या पता चला? I लगा हुआ है, इसका मतलब जो E है वो x अक्ष की धन दिशा में होगा। क्या होगा? x अक्ष की धन दिशा, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। सेकेंड नंबर में हमें अगर बाई चांस यहाँ j लगा होता तो y अक्ष की धन दिशा हो जाती, यहाँ a का मल्टीप्लाई हो रहा होता तो z अक्ष की धन दिशा हो जाती। अब आ जाइए सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर में हमें यह बताना है कि वैद्युत क्षेत्र एक समान होगा या असमान होगा। एक समान या असमान आपको पता चल जाएगा, यहाँ पर जो E है वो x पर डिपेंड कर रहा है। अगर आप x का मान बदलेंगे तो E का मान बदल जाएगा। जैसे अगर आप x की जगह 1 ले लेते हैं तो वेक्टर E का मान केवल I आ जाएगा, x की जगह 1 रखिए। जब आप x की जगह 2 रखेंगे तो वेक्टर E का मान 1/4 × I आ जाएगा। यानी जैसे जैसे आप x की वैल्यू बदलते जाएंगे वैसे वैसे E का मान बदलता चला जाएगा। तो यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो गया कि जो वैद्युत क्षेत्र E है वो कैसा होगा? असमान होगा। क्यों? क्योंकि ये x पर निर्भर करता है, x के साथ साथ बदलेगा, इसीलिए वैद्युत क्षेत्र कैसा होगा?
असमान होगा, वेरिएबल होगा, बदलता रहेगा x के साथ। थर्ड नंबर में आपको विभव बताना है, b बताना है, वो भी कब बताना है, x बराबर 2 पर। x बराबर 2 पर विभव बताना है। इसके लिए आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा था। फार्मूला ये था b बराबर माइनस अनंत से r और e डॉट dr, यही तो पढ़ा था, e डॉट dr। यहाँ पर ये जो फार्मूला है वो यही लगेगा, बस dr की जगह dx हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको 1/x² दिया है, जो e है वो x के फंक्शन में है। तो b बराबर माइनस अनंत से लेकर, और r की जगह लिमिट कितनी आ जाएगी यहाँ पर 2, क्योंकि x बराबर 2 पर विभव बताना है, और वेक्टर e डॉट dr की जगह पर आ जाएगा dx, या e डॉट dx लगा दीजिए, e डॉट dx। तो चलिए यहां हम इसकी वैल्यू लगा देते हैं, -∞ से लेकर 2 तक लिमिट है। अब आपको e की वैल्यू पता है 1/x², ठीक है। चाहो तो आप इसके लिए e डॉट dx ना लिखकर केवल e dx लिख दो, इतना ही सफिशिएंट है। इन्फिनिटी से लेकर 2 तक लिमिट है, e की वैल्यू आपको पता है 1/x² और इनटू में dx। अब यहाँ पर थोड़ा आप लोगों को एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है कि यहाँ पर हमने 1/x² ही क्यों लिया, i क्यों नहीं लिया, i क्यों छोड़ दिया। वो आपको बता दें, i केवल डायरेक्शन बताता है। यहाँ पर हमने e का वेक्टर नहीं लगाया है। अगर आप e के ऊपर वेक्टर लगाएंगे तो आपको i लेना पड़ेगा। यहाँ वेक्टर नहीं लगा रहे, केवल उसका परिमाण ले रहे हैं, और जब आप परिमाण लेंगे तो यहाँ से भी वेक्टर हटा देंगे, केवल आप 1/x² ही लेंगे। तो इसलिए हमने e की जगह पर 1/x² लिया है, i को छोड़ा। अब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं, माइनस अनंत से लेकर 2 तक लिमिट, और x की पावर -2 dx। जो x² नीचे था हमने इसे ऊपर पहुंचाकर x की पावर -2 कर लिया। अब इसके लिए आप इधर देख लीजिए, पोटेंशियल आपको निकालना है, विभव निकालना है। एक फार्मूला आप लोगों ने इंटीग्रेशन में पढ़ा है, नहीं पढ़ा है वैसे मैथ्स वालों ने पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़ा है तो अब समझ लीजिए। खास तौर से हमारे बायोलॉजी वाले स्टूडेंट विशेष ध्यान दें इसके लिए, क्योंकि उनके लिए इंटीग्रेशन पढ़ने को नहीं मिलेगा। बाकी जो हमारे मैथ्स के स्टूडेंट हैं वो लोग इंटीग्रेशन को मैथ्स में पढ़ चुके हैं, अगर उन्होंने नहीं पढ़ा है तो उन्हें आगे पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। तो आप इसके लिए एक फार्मूला ध्यान दीजिए, x की पावर n dx। x की पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है उसमें एक पावर बढ़ती है और उसी पावर को नीचे लिख दिया जाता है। ये इंटीग्रेशन होता है x की पावर n का। अवकलन में क्या होता था, जो पावर होती थी वो गुणा में आती थी और ऊपर से पावर में एक कम हो जाता था। यहाँ उल्टा होता है, यहाँ पावर में एक बढ़ता है और जो भी पावर आती वो पूरी पावर नीचे बटी में आ जाती, नीचे अपॉन में आ जाती। अब इसी फार्मूले के हिसाब से हम x की पावर -2 का इंटीग्रेशन करेंगे। सबसे पहले भी यहाँ पर माइनस अपना ऐसा ही रहने देंगे, और x की पावर -2 का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर -2 + 1, जो भी पावर है उसमें एक जोड़ दीजिए और नीचे बिल्कुल इसी पावर को लिख दीजिए -2 + 1 को। और लिमिट यहाँ पर कितनी है, लोअर लिमिट है, सबसे नीचे वाली लिमिट है इसकी अनंत, और अपर लिमिट है 2, तो यहाँ लगा दीजिए 2। b बराबर माइनस हमारा चल ही रहा है, देखिए ऊपर x की पावर -1 बचेगा, क्योंकि -2 से +1 घटाएंगे तो -1 बचेगा। नीचे -2 + 1 तो -1 बचेगा। लिमिट आपकी अनंत से लेकर 2 तक है। देखिए जब इस -1 को हम बाहर निकालेंगे तो माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, और x की पावर -1 को जब हम नीचे लाएंगे तो 1/x हो जाएगा, और लिमिट रहेगी इसकी अनंत से लेकर 2 तक। अब आप लोगों को क्या काम करना है,
एक बार आप x की जगह पर, इसमें लिमिट का यही रूल होता है, जो भी वेरिएबल होता है उस वेरिएबल में एक बार अपर लिमिट लगाते हैं, ऊपर वाली लिमिट लगाते हैं, बीच में साइन माइनस का आता है, और एक बार लोअर लिमिट लगाते हैं, नीचे वाली लिमिट लगाते हैं। तो एक बार हम x की जगह पर 2 लगाएंगे तो 1/2 हो जाएगा, माइनस एक बार x की जगह इंफिनिटी लगाएंगे तो 1/∞, तो 1/2 माइनस, आपको पता है 1/∞ 0 होता है, क्योंकि किसी भी नंबर को इंफिनिटी का डिवाइड करने पर हमेशा 0 आता है, तो इसीलिए यहाँ 0 आ जाएगा, दैट इज b इक्वल्स टू आ जाएगा 1/2। अतः x बराबर 2 पर जो विभव की वैल्यू होगी वो 1/2 होगी। ये हमारा आंसर। क्लियर हो गया आप लोगों को क्वेश्चन? इसके लिए एक बार फिर से देख लीजिएगा, ठीक है? तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम इसी चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। देखिए, वैद्युत क्षेत्र की 2 प्लेटों के बीच विभव हमें बताना है। दो प्लेटों के बीच हमें विभव बताना, इसका यूज हो जाता है न्यूमेरिकल वगैरह में। 2 प्लेटें हमने वैद्युत क्षेत्र की ले ली, एक ये धन प्लेट है, ये ऋण प्लेट है, इसके बीच वैद्युत क्षेत्र हमने E मान लिया, और दोनों प्लेटों के बीच की दूरी हमने D ले ली, और इन दोनों प्लेटों के बीच जो विभवांतर है वो हमने B मान लिया। तो E बराबर होता है B/D। ये फार्मूला है, इसका हम यूज न्यूमेरिकल में करेंगे वोल्ट प्रति मीटर। वोल्ट पर मीटर इसकी यूनिट हो जाएगी, यानी E बराबर B/D होता है। ये कोशी से आया है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभव प्रवणता के बराबर होती है, तो ये B/D विभव प्रवणता जैसा ही है, ठीक है? तो E बराबर B/D होता है। तो कहीं पर भी अगर ऐसी कंडीशन आ रही हो तो वहां पर E बराबर B/D न्यूमेरिकल फार्मूले का हम यूज करेंगे, ठीक है? ये छोटा सा एक पॉइंट था जिसका हम बीच में कहीं यूज करेंगे आगे, इसीलिए हमने आप लोगों को ये बता दिया। चलिए, तो हम अब इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा या वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। आवेशों का एक पूरा सिस्टम है जिसमें 2 या 2 से अधिक आवेश रखे हुए हैं। कम से कम आवेश निकाय में 2 होते हैं, और ज्यादा से ज्यादा की तो कोई लिमिट नहीं है, कितने भी हो सकते हैं। अगर आवेशों का एक पूरा सिस्टम है, कहीं पर पूरा निकाय है, तो उस निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी ये हमें डिफाइन करनी है। स्थितिज ऊर्जा को परिभाषित करना है, और साथ ही साथ इस स्थितिज ऊर्जा का हमें फार्मूला भी ड्राइव करना है। तो इसके लिए आप समझ लीजिए, आप लोग पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि हमारे जिन स्टूडेंट ने पहला चैप्टर नहीं पढ़ा है उनके लिए सेकंड चैप्टर में प्रॉब्लम होगी, उन्हें सेकंड चैप्टर कम समझ में आएगा, क्योंकि बार बार चैप्टर नंबर 1 के कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज हो रहे हैं। जैसे आवेश की हम बात करें, चैप्टर नंबर 1 में आपको बताया था कि जो सजातीय आवेश होते हैं, जो एक जैसे आवेश होते हैं, एक जैसे का मतलब या तो दोनों प्लस या दोनों माइनस, जब हम उन दोनों को पास पास लेकर आते हैं तो उनमें प्रतिकर्षण होता है, क्योंकि एक जैसे आवेश हमेशा एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, धक्का मारते हैं। लेकिन जो विजातीय आवेश होते हैं, एक प्लस और एक माइनस, वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं, खींचते हैं अपने। अब जैसे आप थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिए, एक हमने +4G ले लिया, एक हमने +4G ले लिया, दोनों में प्रतिकर्षण होगा, दोनों एक दूसरे से दूर भागेंगे, दोनों एक दूसरे से इस तरीके से क्या होंगे, दूर भागेंगे।
लेकिन जब हम इन्हें पास पास लेकर आएंगे तो आपको जबरदस्ती तो पास पास लाना पड़ेगा, क्योंकि ये खुद से तो पास पास आ नहीं सकते हैं, क्योंकि इन दोनों में प्रतिकर्षण का बल काम करता है। तो जब आप इन्हें पास पास लेकर आएंगे तो प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध आपको कुछ काम करना पड़ेगा। आप इन्हें जबरदस्ती पास पास लेकर आएंगे, ये खुद से पास पास नहीं आएंगे, अर्थात आपको प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कुछ काम करना पड़ेगा, कुछ कार्य करना पड़ेगा। सेम ऐसे ही एक प्लस और एक माइनस चार्ज है, तो दोनों एक दूसरे को अपनी ओर खींचेंगे, दोनों चिपकने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब हम इन्हें दूर दूर करेंगे, एक दूसरे से खींचेंगे, एक दूसरे से अलग अलग करेंगे, तो आपको कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। वहां पर आपको आकर्षण बल के विरुद्ध कुछ काम करना पड़ेगा। आवेश तो चिपकने की कोशिश कर रहे हैं, आप उन्हें अलग अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब आवेश चिपकेंगे, आप उन्हें अलग अलग करेंगे, तो कुछ ना कुछ आपको अलग करने में काम तो करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, दो स्टूडेंट के बीच झगड़ा हो गया, दो स्टूडेंट आपस में लड़ रहे हैं, तो लड़ने में क्या होगा, दोनों स्टूडेंट एक दूसरे में चिपकने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे को पकड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन और हमारे जो दो स्टूडेंट हैं वो दोनों को पकड़ के पीछे के लिए खींचते हैं, वो चाहते हैं कि दोनों पास पास ना आए, अलग अलग हो जाए। तो जो दो स्टूडेंट हैं जो उन्हें खींच रहे हैं, उन्हें कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है। बिना कार्य के, बिना ताकत लगाए वो एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते हैं। सेम वही चीज यहाँ पर आवेशों के निकाय की है। तो उन आवेशों को अलग अलग करने में या सजातीय आवेशों को पास पास लाने में जो हमें कार्य करना पड़ता है, वही कार्य उन आवेशों के बीच स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो क्लियर हो गया वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या है। सजातीय आवेशों को पास पास लाने में या फिर विजातीय आवेशों को दूर दूर ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है, वही कार्य उन आवेशों के बीच स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। उसी कार्य को आवेशों की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अब हमें सूत्र की स्थापना करनी है, फार्मूला हमें निरूपण करना है। सूत्र की स्थापना, सूत्र की स्थापना करनी है। तो देखिए, हमने दो चार्ज ले लिए, एक चार्ज हमने ये ले लिया Q1 और एक चार्ज हमने ये ले लिया Q2। दोनों चार्ज प्लस है, एक चार्ज A बिंदु पर रखा हुआ है, दूसरा चार्ज B बिंदु पर रखा हुआ है, और दोनों चार्ज के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमने R मान ली। हमने माना दो आवेश हैं Q1 और Q2, जो बिंदु A और B पर एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर रखे हुए। थोड़ी देर के लिए हम ये सपोज कर लें कि जो आवेश Q2 है वो बिंदु B पर ना होकर कहाँ रखा हुआ है, अनंत पर रखा हुआ है। थोड़ी देर के लिए हम ऐसा सपोज कर लें कि जो आवेश हमारा Q2 था वो Q2 यहां से हटाकर हमने कहाँ रख दिया, अनंत पर रख दिया। यानी ये आवेश Q2 यहां से हटा और कहां पहुंच गया, अनंत पर पहुंच गया। तब इस आवेश Q1 की वजह से बिंदु B पर विभव क्या हो जाएगा, ये आप पढ़ चुके हैं। किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर जो विभव का व्यंजक होता है वो 1/4πε0 Q/R होता है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, Q1 के कारण B पर विभव, Q1 के कारण B पर विभव 1/4πε0 Q/R। लेकिन यहाँ Q की जगह Q1 आएगा तो हम विभव को भी B की जगह B1 मानेंगे। ये Q1 के कारण बिंदु B पर विभव हो गया। अब जो आवेश हमारा अनंत पर Q2 रखा हुआ है, इस आवेश को जब हम अनंत से उठाकर धीरे धीरे बिंदु B पर लाएंगे तो हमें इस Q1 के प्रतिकर्षण के विरुद्ध कुछ काम करना पड़ेगा, और जो कार्य करना पड़ेगा वही इन आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी। तो हम क्या काम करेंगे, Q2 को बिंदु B तक लाएंगे अनंत से, और लाने में जो कार्य करना पड़ेगा वही स्थितिज ऊर्जा
होगी। तो देखिए Q2 को अनंत से B तक लाने में किया कार्य, Q2 को अनंत से B तक लाने में किया गया कार्य। और कार्य आप W जानते हैं, ये भी आप लोग इसी चैप्टर में पढ़ चुके हैं। W बराबर B इंटू Q होता है, क्योंकि B बराबर W बटे Q, तो W बराबर B इंटू Q। बस Q की जगह Q2 हो जाएगा, क्योंकि हम कौन से आवेश को ला रहे हैं, Q2 को ला रहे हैं। और B की जगह B1 हो जाएगा, क्योंकि बिंदु B पर जो विभव है वो हमारा B1 है। तो इसीलिए B की जगह B1 और Q की जगह Q2 हो जाएगा। V1 की वैल्यू लगा दीजिए 1/4πε0 Q1/R, और इंटू में Q2 आपका चलेगा। और आप लोगों को डेफिनेशन में क्या बताया था कि आवेशों को पास पास लाने में जो कार्य करना पड़ता है वही तो स्थितिज ऊर्जा होती है। तो यहाँ जो कार्य हमें W करना पड़ा है, इसी कार्य W को हम स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। तो यहाँ लिख देंगे यही कार्य स्थितिज, यही कार्य क्या है, स्थितिज ऊर्जा है। अतः अब हम इस W की जगह पर U रख देंगे, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा को कैपिटल U से डिनोट करते हैं। U बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/R। ये हमारा दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र हो गया। ठीक है, ये हमारा इसका डेरिवेशन हो गया। बाकी अगर 3 आवेशों का निकाय है, 4 आवेशों का निकाय है, 5 आवेशों का निकाय, कितने भी आवेशों का निकाय है, तो हम इसी फार्मूले की सहायता से उसके लिए कर लेंगे। इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हम आप लोगों को कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए हम यहीं पर छोड़ते हैं।